हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। बच्चों, पिछले वीडियो सत्र में हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम के बारे में तथा साथ ही हमने स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज के वीडियो सत्र में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे मानवों में पोषण और श्वसन के बारे में। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं मानव में पोषण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो सत्र में बात की थी कि जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम पोषण कहलाता है। चूँकि भोजन एवं उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न भिन्न होती है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में संपूर्ण सतह से भोजन लिया जा सकता है, जैसा कि हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है तो उनके विभिन्न कार्य करने वाले अंग जो हैं वह भी विशिष्ट होते जाते हैं। यदि हम मनुष्य में पोषण की बात करें तो मनुष्य में पोषण मानव पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें आहार नली तथा उससे संबद्ध ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स होती हैं। मनुष्य की आहार नली मुंह से लेकर के एनस यानी गुदा तक करीब 9 मीटर लंबी होती है। विभिन्न ग्रंथियां आहार नली में आकर के खुलती हैं तथा आहार नली में पाचक रसों का स्राव जो है वो डालती हैं। यदि हम पाचन तंत्र के बारे में समझें तो विभिन्न पाचन अंग मनुष्य के कौन कौन से होते हैं। मुंह यानी माउथ, ग्रास नली या भोजन नली जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं, आमाशय यानी स्टमक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और सबसे लास्ट में बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। आइए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इसके साथ ही पाचन अंगों के साथ साथ कुछ पाचन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ये पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? मुख्य 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर यानी कि यकृत और तीसरा है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। ये ग्रंथियां, इनमें से 2 ग्रंथियां यानी लीवर और पैंक्रियाज, ये इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर होता है अग्नाशय, ठीक है, और ये होता है पित्ताशय जो कि यकृत के अंदर पाया जाता है। आइए इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। यह है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। बच्चों, यह एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका अभ्यास करना भी आवश्यक होता है। मुख्य पाचन अंग कौन कौन से हैं? मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ग्रास नली यानी इसोफेगस, स्टमक आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। यदि हम इस चित्र में देखें तो यहाँ पर ये है जिह्वा जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। इसमें कुछ दांत भी होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। इस प्रकार यह मुख गुहा आगे चलकर ग्रसिका बनाती है। ग्रसिका एक लंबी नली से होती हुई आमाशय में खुलती है। आमाशय आगे चल कर के फिर बनाती है, पहले छोटी आंत बनाती है और बाद में बड़ी आंत बनाती है, ठीक है। पहले छोटी आंत और यहाँ पर लास्ट में बड़ी आंत से होती हुई एनस में ये खुलती है। तो यह पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है। इसके विभिन्न भागों के बारे में आइए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा की बात करते हैं। भोजन का पाचन मुख्य रूप से मुख से ही शुरू हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। मुख गुहा या मुख गुहिका में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उसे चबाता और पीसता है। हमारे मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां लार बनाती हैं और जीभ की मदद से लार को भोजन में मिलाया जाता है। बच्चों, लार में एंजाइम पाए जाते हैं जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। इसीलिए जो मंड वाले या कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन होते हैं, पाचन हो जाने के बाद यह ग्लूकोज में बदलते हैं, इसलिए खाते खाते ही हमें चबाते हुए ये मीठे लगने लगते हैं। इसके बाद आती है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स।
मुख गुहा पश्च भाग की ओर जहाँ खुलती है उस भाग को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी से श्वास तथा पाचन संस्थान दोनों मार्ग शुरू होते हैं। श्वास प्रणाली के मार्ग यानी को ट्रैकिया कहते हैं और पाचन संस्थान के मार्ग को इसोफेगस कहते हैं। ध्यान रहे कि हम जब भी भोजन चबाते हैं तब वह ग्रसनी के द्वारा ही ग्रास नली में पहुंचता है। हमारे द्वारा खाया गया भोजन कभी भी ट्रैकिया यानी श्वास नली में नहीं जाता है। अब बात करते हैं ग्रास नली की। जिस नली के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है उसे अन्न प्रणाली, अन्न मार्ग या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। यह फेरिंग्स से आरंभ होती है यानी ग्रास नली से गले से आरंभ होती है तथा भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। इस नली में कोई हड्डी नहीं होती है, यह मांसपेशियों तथा झिल्ली की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं आमाशय यानी स्टमक की। पेट अंग्रेजी वर्णमाला के जी अक्षर के समान दिखाई देने वाला अंग होता है। यह बाईं तरफ स्थित होता है। भोजन पेट में करीब 3 घंटों तक पीसा जाता है। इस दौरान भोजन और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तथा एक अर्ध ठोस पेस्ट में बदल जाता है। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आमाशय रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। तो बच्चों, चित्र में ये जो रचना दिखाई दे रही है यह होती है आमाशय। ठीक है, स्पष्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है आमाशय। मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम तथा म्यूकस। अब ये तीनों के काम क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देते हैं, इसलिए प्रोटीन का पाचन पेट में ही शुरू हो जाता है। और बच्चों, जब ये भोजन आहार नली में क्रमशः गुजरता है तो एक प्रकार की गति होती है जिसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति, जिसके द्वारा भोजन को क्रमशः आगे की ओर धकेला जाता है। इसके पश्चात भोजन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत लगभग 6-7 मीटर लंबी बड़ी आंत से ढकी रहती है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत जो होती है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थलीय होती है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये पाचक ग्रंथियां हैं, इनसे स्राव प्राप्त करती हैं तथा आमाशय से आने वाले भोजन जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, किसके कारण? HCl की उपस्थिति के कारण, और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय भी बनाया जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। अग्नाशयी रस का स्रावण करते हैं, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जब छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन होता है, वहाँ पर क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस का स्रावण करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। बच्चों, यहाँ पर 3 चीज़ें 3 कलर से लिखी हुई हैं, मतलब प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में तथा वसा जो है वह पाचन के पश्चात वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि यहाँ पर छोटी आंत में। अब इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। छोटी आंत जहाँ समाप्त होती है वहाँ से एक बड़ी आंत प्रारंभ होती है, यानी ये जो छोटी कुंडलित नलिका है यह छोटी आंत है, और ये जहाँ पर यहाँ कॉर्नर पे ख़त्म होती है यहाँ से शुरू होती है ये नली, ये कहलाती है बड़ी आंत। यह छोटी आंत से अधिक चौड़ी तथा लगभग 5 से 6 फुट लंबी होती है।
इसका अंतिम 1.5 अथवा 2 इंच का भाग मलद्वार अथवा गुदा कहलाता है तथा गुदा के ऊपर वाले 4 इंच वाले भाग को मलाशय कहते हैं, जो कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। छोटी आंत से बचा हुआ आहार रस जब बड़ी आंत में आता है तब उसमें 95% जल रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ भाग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का भी होता है। बड़ी आंत में इन सब का ऑक्सीकरण होता है तथा जल के बहुत बड़े भाग को सोख लिया जाता है। इस प्रकार यदि हम पूरी पाचन क्रिया को देखें तो यहाँ से मुख गुहा से पाचन शुरू होता है। यह अधपचा हुआ भोजन यानी मुख गुहा में किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में। अब यह भोजन क्रमशः आगे बढ़ता हुआ कहाँ आएगा? आमाशय में। आमाशय में HCl की उपस्थिति में इसमें हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। यह भोजन क्रमशः आगे बढ़ता हुआ कहाँ पर आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन के साथ साथ यहीं पर अवशोषण भी होता है और बचा हुआ भोजन जो है, अधपचा हुआ भोजन क्रमशः बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय में पहुंचता है और यहीं पर बचे हुए भोजन का जो पानी है उसका भी अवशोषण कर लिया जाता है। मानव पाचन तंत्र में शामिल विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? यदि हम चरण के रूप में समझें तो मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिर्क्षेपण। ठीक है। अंतर्ग्रहण की क्रिया कहाँ से शुरू होगी? हाथों के द्वारा जब हम भोजन मुख के अंदर लाते हैं तो वह क्रिया अंतर्ग्रहण होती है, जिसके अंतर्गत दांतों, लार ग्रंथियों तथा जीवा के द्वारा भोजन को अच्छी तरह मिलाया जाता है और अंदर ग्रासनली के द्वारा आमाशय में पहुंचाया जाता है। इसके पश्चात शुरू होता है भोजन का पाचन। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पाचन के पश्चात जब भोजन किस रूप में परिवर्तित होता है तो पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, प्रोटीन पेप्टोन्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है, जबकि वसा पाचन के पश्चात वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इसके पश्चात पाचन के पश्चात अगला चरण होता है अवशोषण। पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र होती है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर लाखों की संख्या में उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें कि विलाई कहा जाता है। और ये विलाई का कार्य क्या होता है? यह अवशोषण के लिए बड़ा सतह क्षेत्र जो है वह प्रदान करते हैं और पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में पहुंच जाता है। इसके पश्चात अगला चरण कहलाता है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। रक्त पचाए हुए एवं घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, जहाँ से यह कोशिका के रूप में समावेशित होता है। शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं मरम्मत के लिए भी करती हैं। यदि हम पाचन को कुछ इस तरह समझें तो यहाँ से हुआ अंतर्ग्रहण, फिर यहाँ पाचन, अवशोषण, एसिमिलेशन और सबसे लास्ट में आ जाएगा फिर बहिर्क्षेपण। यहाँ पर काले कणों के रूप में भोजन के कणों को दर्शाया गया है। देखिए किस प्रकार पाचन होगा, अवशोषण होने के पश्चात रक्त में मिल जाएगा और यहाँ से बहिर्क्षेपण हो जाता है। लास्ट का चरण मलत्याग यानी कि इजेशन। हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जिसे हमारा शरीर नहीं पचा सकता है, इसलिए भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन में से ज़्यादातर पानी को सोख लेती हैं और उसे ठोस बना देती हैं।
बड़ी आंत का अंतिम अंग रेक्टम कहलाता है। इस अनपचे हुए भोजन को यह कुछ समय के लिए भंडार करके रखता है और अंत में एनस के द्वारा यह हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यदि हम संपूर्ण पाचन क्रिया को पथ के रूप में समझें तो सबसे पहले भोजन आएगा मुख से मुख गुहा में, यह क्रिया कहलाएगी अंतर्ग्रहण। इसके बाद क्रमशः भोजन जाएगा ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में, ग्रास नली से जाएगा भोजन आमाशय में, आमाशय और छोटी आंत में यहाँ पर पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत से भोजन जाएगा बड़ी आंत में, यहाँ पर छोटी आंत में ही अवशोषण भी हो जाता है, कुछ जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है अवशोषण और एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण की क्रिया। अब बड़ी आंत से अनपचा हुआ भोजन जो वेस्ट मटेरियल है वह मलाशय में इकट्ठा होता है, जहाँ से समय समय पर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और यह क्रिया कहलाती है बहिर्क्षेपण। तो इस प्रकार हम पाचन पथ को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मानव में श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या होता है और यह किस प्रकार मनुष्य में संपन्न होता है। ठीक है, आइए। प्रत्येक प्राणी सांस लेता है तथा सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी खाद्य अणुओं को ऑक्सीकृत करके कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। सांस क्रिया के फलस्वरूप पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यानी श्वसन की क्रिया के पश्चात पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। ये दोनों ही अपशिष्ट होते हैं जिन्हें शरीर से निकालना ज़रूरी होता है। शरीर में हवा के अंदर आने व बाहर जाने की क्रिया निरंतर होती रहती है। सांस के द्वारा हवा को अंदर लेने और बाहर निकालने की क्रियाओं में एक संबंध होता है। श्वास लेने की क्रिया को इंस्पिरेशन यानी कि उच्छ्वास या निश्वसन कहते हैं और निकालने की क्रिया को निश्वसन यानी एक्सपायरेशन कहते हैं। मनुष्य 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेता है। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग करके विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है, तो जिन्हें क्रमशः वायवीय और अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। यदि हम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की बात करें तो भोजन के द्वारा जो हमें ग्लूकोज प्राप्त हुआ वह 6 कार्बन अणु वाला यौगिक होता है। ठीक है, और यह कोशिका द्रव्य में आकर के 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में बदल जाता है, यानी कि जो पाचन की क्रिया है यहाँ पर जो भोज्य पदार्थों का ये जो ऑक्सीकरण होता है वह 2 चरणों में होती है। पहला चरण कोशिका द्रव्य में होता है जिसमें ग्लूकोज को सबसे पहले 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में बदला जाता है। इसके बाद जो पायरुवेट से ऊर्जा बनने वाला जो प्रक्रम होता है वह 3 चरणों में होता है। किस प्रकार होता है? पहला होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह पायरुवेट जो होता है वह इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, यह किस में होती है? छोटे जीवों जैसे कि ईस्ट में। इसी को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन भी कहते हैं, यानी जहाँ पर ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। जैसा कि हमने देखा होगा जब हम भोजन बनाते हैं तो इडली बनाने के लिए जो बैटर रखते हैं या आटा रखा हुआ कुछ देर बाद यदि रखा रहे कुछ घंटों तक तो वह फूल जाता है। वहाँ पर यही इसी प्रकार की अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है अनऑक्सी श्वसन होता है जिसके द्वारा पायरुवेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरे प्रकार का जो चरण होता है वह हमारे शरीर में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इसे हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यहाँ पर इस भोज्य पदार्थ के पायरुवेट का
पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है इससे। तो यह वायवीय श्वसन होता है। ठीक है। तीसरा एक और प्रकार का होता है, कभी कभी हमारी शरीर की कोशिकाओं में, पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कमी के कारण भी यह पायरुवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है, जिसके कारण हमारी कोशिकाओं में या पेशियों में क्रैम्प भी होता है। यह भी एक प्रकार का अवायवीय श्वसन होता है, जिससे तत्काल हमें ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है। तो यानी कि ग्लूकोज का पायरुवेट में जो विखंडन है वह आगे 3 प्रकार से होता है। 2 चरणों में, ऑक्सीजन के अभाव में यानी अवायवीय प्रकार से होता है, जबकि तीसरा वायवीय श्वसन कहलाता है। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। आइए समझते हैं। श्वसन सब्सट्रेट के विखंडन के लिए इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, किसमें? वायवीय श्वसन में, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। वायवीय श्वसन यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, कोशिका द्रव्य के भीतर ग्लाइकोलिसिस तथा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्रेब्स साइकिल, जबकि अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में होती है। वायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल अथवा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। वायवीय श्वसन के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब यह ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? यदि हम समीकरण के रूप में समझें तो ऑक्सीश्वसन या श्वसन को हम इस तरह समझ सकते हैं, C6H12O6 + 6O2। ठीक है। और इसका जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो यह बनाएगा 6CO2 + 6O2 + ATP। बच्चों, ATP क्या है? ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ये ATP ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा होती है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट ATP के अणु बनाने में किया जाता है। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकलता है तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट यानी ADP बन जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और जब ऊर्जा को संचित करना होता है तो यही ADP ATP के रूप में ऊर्जा को संचित कर लेता है। अब बात करते हैं कि विभिन्न जीवों में ये श्वसन की जो क्रिया है वह किस प्रकार संपन्न होती है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने तथा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करना होता है। इसलिए इन जलीय जंतुओं जैसे मछलियों के शरीर में गिल्स यानी गलफड़े पाए जाते हैं, जो कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की जो श्वसन दर होती है वह स्थलीय जीवों की अपेक्षा काफ़ी द्रुत यानी कि अधिक होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा लगातार जल अंदर खींचती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोन तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन को रुधिर में ले जाया जाता है। अब यदि हम बात करें स्थलीय जीवों में श्वसन की, तो स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उसके सतह क्षेत्रफल को बढ़ाती है और ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। वे अंग जिनके द्वारा सजीवों तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, ये अंग श्वसन अंग कहलाते हैं। शरीर की बाह्य त्वचा, ट्रैकिया, गिल्स, फेफड़ा प्राणियों के विभिन्न श्वसन अंग हैं।
पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा न्यूमेटोफोर्स के द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन तंत्र या श्वासोच्छ्वास तंत्र में श्वास संबंधी अंग जैसे नाक, स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स, विंड पाइप और फेफड़े इत्यादि शामिल होते हैं। शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान इस तंत्र का मुख्य कार्य होता है। यदि हम इस चित्र के माध्यम से श्वसन तंत्र को समझने का प्रयास करें तो श्वसन तंत्र किस प्रकार से है। यहाँ पर है नासाद्वार, ठीक है। नासाद्वार पीछे की ओर एक गुहा में खुलती है जिसे नेजल कैविटी यानी नासा गुहा कहते हैं। यह आगे ग्रसनी से होती हुई श्वास नली में खुलती है यानी विंड पाइप में। विंड पाइप आगे चल के ट्रैकिया बनाएगी। ट्रैकिया आगे फेफड़ों में जब जाती है, यहाँ पर दो फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े स्थित होते हैं बाएं तथा दाएं। ट्रैकिया जो है जब दोनों फेफड़ों में प्रवेश करते समय दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। ये दोनों भाग ब्रोंकाई कहलाते हैं। ब्रोंकाई अपने अपने तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद कई पतली पतली महीन शाखाओं में बढ़ जाती हैं जिनको ब्रैंकियोल्स कहते हैं। और इन ब्रैंकियोल्स का जो अंतिम सिरा होता है वह कुछ इस प्रकार की फूली हुई संरचना बनाता है जिसको एल्वियोलाई या कूपिका कहते हैं। यहीं पर मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है? इन कूपिकाओं यानी एल्वियोलाई के चारों तरफ रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है जिसमें कूपिकाओं से ऑक्सीजन इसमें मिला दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कूपिकाएं ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये है नेजल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स, यह कि स्वर उत्पादक अंग होता है जिसे हम कंठ कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया दोनों फेफड़ों में ब्रोंकाई के रूप में बढ़ जाता है। ब्रोंकाई ब्रैंकियोल्स बनाते हैं और ब्रैंकियोल्स आगे पतली छोटी छोटी फूली हुई संरचना एल्वियोलाई बनाते हैं। अब यह मनुष्य में श्वास लेने की क्रिया यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहला रही है, ठीक है। अब यह क्रिया दो चरणों में होती है। पहला चरण है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है? वायुमंडल की ऑक्सीजन को दोनों फेफड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हुए रक्त में मिलाया जाता है। अंतःश्वसन की क्रिया के दौरान डायफ्राम की पेशियां तथा बाह्य अंतरावर्तुक पेशियों में पेशियां सिकुड़ती हैं जिसके कारण डायफ्राम उदर की ओर झुक जाता है तथा फुफ्फुस के यानी फेफड़ों का वायुदाब कम होने लगता है। इसलिए वायु वातावरण से नासिका के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। यदि इस चरण में हम देखें तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है तो ये डायफ्राम की पेशियां नीचे की ओर झुक जाती हैं जिसके कारण जो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और बाहर की वायु इसमें खिंच करके अंदर प्रवेश कर जाती है। यह क्रिया कहलाती है अंतःश्वसन। दूसरा चरण निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन यानी कि अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायु को बाहर निकालना। निःश्वसन की क्रिया के दौरान डायफ्राम की पेशियां तथा अंतरावर्तुक पेशियों में शिथिलन होती है जिसके कारण डायफ्राम वक्ष की ओर ऊपर की ओर उठता है तथा वक्षीय भित्ति की ओर गति करती है, भीतर की ओर गति करती है जिससे फुफ्फुस का वायुदाब अधिक हो जाता है और फेफड़े वायु नसिका से होती हुई फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। देखिए, जब वायु अंदर आती है तो डायफ्राम नीचे की ओर है, जब बाहर निकलना होता है तो यह डायफ्राम ऊपर की ओर जाएंगे जिससे ये दोनों फेफड़ों में सिकुड़न होगी और अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी और यह क्रिया कहलाएगी निःश्वसन। और निःश्वसन निःश्वसन ये दोनों क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। यहाँ से गैसों का आना, अंदर पहुँचना और वापस तुरंत ही यहाँ से वापस चले जाना। और जब ये एल्वियोलाई में आती है, ये है छोटे एल्वियोलाई, ठीक है, जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन प्रवेश करती है।
वायुमंडल की ऑक्सीजन यहाँ से होती हुई रक्त केशिकाओं में मिला दी जाती है और रक्त केशिकाओं की जो CO2 है वह एल्वियोलाई में छोड़ दी जाती है। यानी कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन इधर से अंदर आई और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वहीं से वायु बाहर निकल जाती है। यदि हम श्वसन पथ को भी कुछ इस तरह समझने का प्रयास करें तो नासिका के द्वारा बाहर की जो ऑक्सीजन है वह क्रमशः प्रवेश करती है नेजल कैविटी यानी नासा गुहा में। यहाँ से आई फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आई ऑक्सीजन लैरिंग्स यानी स्वर उत्पादक यंत्र होता है, यहीं से साउंड प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, लैरिंग से होती हुई वायु अब कहाँ चली गई ऑक्सीजन? श्वास नलिका यानी विंड पाइप में। यहाँ से अब ये जो वायु है यह प्रवेश करेगी लंग्स में। तो लंग्स में प्रवेश करते समय दो भागों में बढ़ता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ठीक है, पहले ब्रोंकाई बनाएगा, ब्रोंकाई अंदर छोटी छोटी महीन शाखाएं ब्रैंक्यूल्स बनाएंगे, ब्रैंक्यूल्स आगे एल्वियोलाई बनाएंगे। इस एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन होती हुई कहाँ पहुँच गई? रक्त में, रक्त केशिकाओं में मिला दी गई और वहाँ से वापस आई CO2। रक्त से ही CO2 वापस आई, किस में मिला दी गई? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से क्रमशः आई ब्रैंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, विंड पाइप ट्रैकिया से होती हुई लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, क्रमशः नेजल कैविटी में और नॉस्ट्रल के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार यह श्वसन का पथ है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और यहीं पर जब ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाती है, इस ऑक्सीजन का उपयोग भोज्य पदार्थों के अपघटन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है विभिन्न कोशिकाओं में। बच्चों, अब समझते हैं थोड़ा सा श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है, यानी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास यह एक भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें श्वसन मार्ग तथा फेफड़े निहित होते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया कोशिका के भीतर संपन्न होती है। इसमें वायु का अंतः श्वसन तथा बाह्य श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, जबकि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा का विमोचन होता है। तो बच्चों, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन यानी कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में आप अंतर समझ गए होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने सीखा मनुष्य में पाचन के बारे में पढ़ा, साथ ही मनुष्य में श्वसन अंगों तथा श्वसन की क्रिया, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर, इन सब के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में बच्चों अब हम पढ़ेंगे वहन और उत्सर्जन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।